हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। एग्जिट एग्ज़ाम एमसीक्यू फार्माकोलॉजी टॉपिक, जर्नल फार्माकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। मैं हर वीडियो जो है वो इसके साथ लेके आया हूँ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। तो वैसे तो एक ईयर का मैंने गोल रखा है कि इसमें जो सारे एग्ज़िट एग्ज़ाम के एमसीक्यू पूरे हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन अगर और जल्दी करवाने होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अगर मेरे आपको एमसीक्यू अच्छे लगेंगे तो उस अकॉर्डिंग मैं जल्दी, मतलब एक दिन में दो दो वीडियोस भी डालना शुरू कर सकता हूँ, या तीन तीन। क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे भी काफ़ी मेहनत होती है। क्योंकि अगर आज की ही बात करूँ मैं, तो मैंने कम से कम 4 वीडियोस, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है, 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं। फिर देखा कि गलत है कुछ कुछ चीज़ें, उनको करेक्ट किया, फिर से ठीक किया। क्योंकि एजुकेशन के ऊपर वीडियो ऐसे नहीं बन पाती है। कुछ तो ठीक बोलना ही पड़ता है, मेरा मतलब वैसे तो सब भी ठीक बोलता हूँ मैं, जो भी बोलता हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ही गलत। तो मैंने आज 4 वीडियोस बनाई हैं, उसके बाद जाके ये 5th वीडियो है। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? पॉल एलिच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलन, रामनाथ चोपड़ा। तो इसका आंसर है रामनाथ चोपड़ा। सर रामनाथ चोपड़ा जो है वो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इससे पहले जो था, मतलब हिस्ट्री के रूप में अगर मैं बताऊं, तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, सॉरी हाँ, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी शायद 18th सेंचुरी में जो था वो ऑसवाल्ड स्मिडवर्ग को बताया था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अ, अपने जो डिसिपल्स थे, ठीक है, मतलब अपने शिष्यों के साथ जो था मिलकर जो था वो फार्माकोलॉजी के ऊपर काम किया। ठीक है, तो इसलिए जो था 1947 से शायद हाँ 1947 के करीब ही मेरे को याद है, तो उन्हें जो था फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया। ठीक है, और उन्होंने कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिए फार्माकोलॉजी के ऊपर, उनके बारे में बात हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद रामनाथ चोपड़ा को जो था वो कहा गया फादर ऑफ फार्माकोलॉजी 1882 से 1973 के बीच में। ठीक है, सो इनका जन्म 17 अगस्त 1882 को हुआ। 13 जून 1973 को जो थे इनकी डेथ होगी। इनको इंडियन मेडिकल, ये जो थे वो इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर थे और मेडिसिन ऑफ इंडिया, और कंसीडर एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन वर्ड फार्माकोलॉजी बट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्माकोन। वर्ड फार्माकोलॉजी में फार्माकोन का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है ड्रग। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, क्योंकि फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड लोजिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लोजिस का मतलब होता है स्टडी ऑफ और नॉलेज ऑफ। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जो है वो टर्म जो है ड्राइव्ड हुई है ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन को क्लासिक ग्रीक में जो है वो पॉइजन कहा जाता था, और अब मॉडर्न ग्रीक में जो है उसको ड्रग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोजीनियस बर्ड मीन्स। एक्सोजीनियस बर्ड जो है, वैसे तो आपसे टर्म नहीं पूछी जाती है ये, अगर आप मतलब कहीं भी एग्ज़ाम वगैरह में, लेकिन इसको जो है वो जैसे पढ़ते टाइम बर्ड आ जाता है बीच में, इसलिए मैंने एमसीक्यू डाल दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरेट फ्रॉम द आउटसाइड, समथिंग इनसाइड द बॉडी, समथिंग डाउन टू द बॉडी, एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जनरेट आउटसाइड द बॉडी, ए, ऑप्शन ए, जो कि ढक गया है नीचे। ठीक है, और एक और आता है एंडोजीनस, जिसका मतलब होता है समथिंग इनसाइड द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेंच वर्ड ड्रग्यू। फ्रेंच वर्ड ड्रग्यू का मतलब क्या होता है? तो मेडिसिन, ड्राई हर्ब, नेचुरल मेडिसिन, या सभी। तो इसका आंसर आएगा ड्राई हर्ब, ये सेकंड। मैं ऊपर टिक लगा था, ड्राई हर्ब होगा इसका। ठीक है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज हमारे पास। द लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज। लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग को क्या कहा जाता है? फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो लार्ज स्केल ऑफ ड्रग ऑफ लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे लार्ज स्केल में जो है वो ड्रग्स मतलब मैन्युफैक्चर होती है। आप जैसे कोई भी बी फार्मेसी, एम फार्मा, जो भी डी फार्मेसी, कुछ लोग जो है इंडस्ट्री में चले जाते हैं, इंडस्ट्री लेवल में।
तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ही जो है वो ड्रग्स की बहुत ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स में ही, मतलब फार्मास्यूटिक्स में ही जो है ड्रग्स की जो है वो बहुत सारी जो है वो सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट आता है हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? गैलन को, हिपोक्रेटस, पैस्चर, मैगेंडाई, किसको कहा जाता है? तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा हिपोक्रेटस को जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली रेफर एज द फादर ऑफ मेडिसिन। कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। इनका जन्म जो था वो ग्रीस में 460 में हुआ, बीसी। अब बीसी और एडी जो कि काफ़ी कम लोग मतलब एक्सप्लेन करते और बताते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ज्यूसिस जो थे, लॉर्ड ज्यूसिस, उनकी डेथ जो थी वो 400 साल करीबन पहले हुई थी, तो उनसे डेथ से पहले को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, और उनकी डेथ के आगे को बोलते हैं एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसकी स्पेलिंग में लिखूँ ANNO डोमिनी, DOMINI, डोमिनी, ठीक। उसके बाद हिपोक्रेटस ने जो था वो मेडिसिन्स के बारे में अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से सीखा। काफ़ी कुछ जो था उन्होंने अपने दादाजी से सीखा। उसके बाद हिपोक्रेटस ने जो था स्ट्रिक्ट मेडिकल फ़िलॉसफी निकाली कि डॉक्टर को जो है प्रोफेशनल, काम और सीरियस रहना चाहिए। और एक और बात उसने क्या बोली थी कि हमेशा डॉक्टर को अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, और जो भी पेशेंट्स हैं उनकी भी क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो थे हिपोक्रेटस फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने डायग्नोज की थी हार्ट और लंग्स की डिसीज़, ठीक है। तो ये रहा हिपोक्रेटस के बारे में। अब हम जान लेते हैं जो 3 बाकी बचते हैं ना, सॉरी, गैलन, पैस्चर, मैगेंडाई, फ्रांकस मैगेंडाई इनका वैसे नाम है। तो चलो पहले नीचे से ही जानते हैं। फ्रांकस मैगेंडाई, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्रूव किया था फंक्शनल डिफरेंस ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? जो कि इकट्ठी हो के, मतलब एक गुच्छे की तरह से, मतलब जाती तो अलग अलग जगह हैं सभी, लेकिन सभी इकट्ठी होकर स्पाइनल कॉर्ड में ही, स्पाइनल कॉर्ड से ही जुड़ी होती हैं, ठीक है, जो कि स्पाइनल नर्व्स होती है। तो इनके फंक्शन के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। जैसे फेशियल नर्व, वेगस नर्व, ये सब स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो एंटीरियर रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स की, मतलब जो आगे की रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, आगे की रूट मतलब जो आगे को जा रही हैं, वो वर्क करती है एज अ मोटर। वो किसके रूप में वर्क करती हैं? मोटर। मोटर को हम बोलते हैं, मतलब मोटर नर्व्स को हम बोलते हैं एफरेंट नर्व्स, नॉट एफरेंट, इफरेंट नर्व्स, ठीक है। इफरेंट मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ होगी। मोटर नर्व्स को बोलते हैं इफरेंट। और उन्होंने और क्या कहा कि जो आगे की जो रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, वो वर्क करती हैं मोटर नर्व्स, और जो पीछे की रूट्स हैं स्पाइनल नर्व्स की, वो एज अ सेंसरी नर्व काम करती हैं। सेंसरी बोलते हैं एफरेंट नर्व्स, ठीक है। एफरेंट, मोटर को बोलते हैं इफरेंट, EFFERNT, और जो सेंसरी उनको बोलते हैं एफरेंट। पता चल गया कॉन्सेप्ट। बाकी जो मोटर नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारी ब्रेन से या CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो भी सिग्नल्स हैं उनको हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं थ्रू, बीच में कौन आती है? स्पाइनल कॉर्ड। और जो सेंसरी हैं नर्व्स, वो हमारी बॉडी से जो भी काम हो रहा है उसको हमारी बॉडी से जो है वो ले जाके स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारे CNS तक पहुंचाती हैं सेंसरी नर्व्स। मतलब एफरेंट, आपको पता चल रहा है कि ए पहले आता है, तो आप याद रख लो कि वो क्या कर रही हैं? एफरेंट ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एनाटॉमी में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिर भी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपने आग के आगे हाथ किया है, अब आपका हाथ जो है जलने लग पड़ा, थोड़ा थोड़ा जलन होने लग पड़ी, तो क्या होगा? यहाँ से जो है वो एफरेंट, जिनको हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, यहाँ से सिग्नल गया, हाथ जलना शुरू हो गया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन, CNS में गया फटाफट, क्योंकि एफरेंट ये सेंसरी नर्व्स हैं, स्मेल, टच और इसका ही काम करती हैं ज़्यादातर। एग्जांपल ये है कि यही जो है वो बताती हैं जाके, तो वहाँ तक गया ब्रेन तक, मतलब हमारे हाथ से सिग्नल गया सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक,
सीएनएस तक, सीएनएस से फिर मोटर के थ्रू, जो मोटर नर्व्स हैं उनके थ्रू आया सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो आया हमारे हाथ तक, और जो डिसीज़न लिया था सीएनएस ने, ब्रेन में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो कि डिसीज़न लेते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जैसे टेम्परेचर के लिए होता है, आई थिंक, मैं बिल्कुल करेक्ट कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इसको, हाइपोथैलेमस वाले कॉन्सेप्ट को, बाकी तो ठीक है, लेकिन हाइपोथैलेमस शायद टेम्परेचर के लिए होता है। बाकी फिर जब वो आया, डिसीज़न आया मोटर के थ्रू हमारी इसमें स्पाइनल कॉर्ड और फिर हाथ तक, तो हमारा डिसीज़न, हमें ये डिसीज़न मिला कि आप जल्दी से अपने हाथ को पीछे हटा लीजिए क्योंकि आपका हाथ जल रहा है। तो ये सेकंड्स में काम हो जाता है। तो ये जो था वो दिया था फ्रंकस मैगेंडाई ने। उसके बाद आता है हमारे पास लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने जो था एक टर्म दी थी पैस्चराइजेशन, और वैक्सीनेशन के बारे में बताया था, और माइक्रोबायल फर्मेंटेशन, वैक्सीनेशन के बारे में बताया था। और वो वैक्सीनेशन कौन कौन सी वैक्सीन, कॉलरा और रेविस के बारे में मतलब इन्होंने स्टडी की थी, लेकिन इनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जेनर, EDWARD सॉरी JENNER, एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन एक टर्म दी। पाश्चराइजेशन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को एक ऐसे टेम्परेचर तक उबालना, जैसे मान लो दूध है, उसको ऐसे टेम्परेचर तक आपने उबालना कि उसमें जो भी छोटे छोटे जीवाणु हैं वो ख़त्म कर देने हैं, ताकि वो कोई भी डिजीज़ जो हमारी बॉडी में पैदा ना कर सके। उसके बाद गैलन आता है। गैलन को जो है वो सिस्टमिक मेडिसिन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमिक मेडिसिन। इन्होंने तो फर्स्ट टाइम जो था पल्स के बारे में बताया था कि पल्स से भी आप साइन ऑफ इलनेस जो है वो जान सकते हो। आप कौन सी मतलब थोड़े बहुत बीमारी का पता आप पल्स से भी लगा लेते हो, अब भी लगा लेते हैं लोग कि ब्लड प्रेशर हाई है लो है, पल्स से पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये था सिक्स क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द रिसेप्टर इन 1905 में जो था रिसेप्टर किसने डिस्कवर किया था? लैंगले, पॉल एलिच, ऑसवर्ल्ड, जेम्स ब्लैक, ठीक है। किसने किया था? तो इसका आंसर है लैंगले, जिनका पूरा नाम आगे है जॉन लैंगले ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है। ए है, ये भी ढक गया है, फिर भी मैं टिक लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट हु developed the concept of immunology receptor concept as such, it is nearly 100 years since John Langley of Cambridge developed the idea of receptive substance और receptor now call them, ठीक है। मतलब 100 साल पहले जो था उन्होंने इसके बारे में बताया, रिसेप्टिव आइडिया दिया जिसको आज हम रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। पॉल एलिच के बारे में आगे एमसीक्यूज़ में मैं बताऊंगा, उससे पहले हम ऑसवर्ल्ड स्मिडवर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो ऑसवर्ल्ड स्मिडवर्ग जो थे, उन्होंने स्टडी की थी किसके ऊपर? एक्शन ऑफ म्यूस्कैरिन एंड निकोटीन डिजिटॉक्सिन एंड लेप्टिक्स हिप्नोटिक्स, इन ड्रग्स के बारे में। हिप्नोटिक्स होती है जो मतलब एक तरह से हिप्नोटाइज करने के लिए, मतलब जब एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो हिप्नोटिक्स वो होती हैं, ठीक है। ज़्यादा केमिस्ट्री में मतलब डीप अगर किसी ने पढ़ना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं बता दूंगा, वैसे ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन ड्रग्स के बारे में उसने स्टडी किया, और उन्होंने जो था फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? बट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। बट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया? फार्माको डायनेमिक्स में डायनेमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। फार्माकोडायनेमिक्स हो गया, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स आता है। फार्माकोकाइनेटिक्स भी, काइनेटिक में भी काइनेसिस जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो काइनेटिक में क्या मतलब? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है बट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, ठीक है। ये फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में एडीएमई प्रोसेस भी आती है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और एम से मेटाबोलाइजेशन या बाइंडिंग, और ई से एक्सक्रीशन, ठीक है, ऑफ द ड्रग्स। तो ये होता है। इसके बारे में अगर डीप बाद में पढ़ेंगे, एमसीक्यूज में बहुत, मैं काफ़ी ज़्यादा बता दे रहा हूँ, वैसे इतना ज़्यादा बताता कोई भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। उसका जेम्स ब्लैक, इससे भी काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको साइंटिस्ट से। और ये सारी हिस्ट्री आप हिस्ट्री में लिख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी में आप सब कुछ लिख सकते हो, जो एमसीक्यू डालें सारे आप लिख सकते हो। जो जो मैंने जो भी साइंटिस्ट के बारे में बताया वो करेक्ट है, उसका आप लिख सकते हो हिस्ट्री में बना के खुद से।
का जेम्स ब्लैक के बारे में आता है। जेम्स ब्लैक ने जो था वो प्रोपेनोलोल फर्स्ट ड्रग जो थी वो 1906 में जो थी वो बताई थी। और जो कि प्रोपेनोलोल आप केमिस्ट्री में पता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, बीटा ब्लॉकर है जो कि कामिंग इफेक्ट देती है हमारे हार्ट को और ब्लॉक करती है रिसेप्टर एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनलिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स सॉरी एड्रिनल से जो होता है वो होता है, ठीक है, सिक्रीट। और ये जो होता है वो किडनीज के ऊपर होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अच्छा हाँ, एक और जेम्स ब्लैक ने एक और ड्रग की थी 1970 के शुरुआत में, सिमिटीडाइन, CIMETIDEN, सिमिटीडाइन, DINE, ठीक है। सिमिटीडाइन एक ड्रग जो सुप्रेस करती है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड और फाइट करती है अल्सर के खिलाफ, मतलब फाइट करती है। उन्हें जो था जेम्स ब्लैक को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1927 से या 19, हाँ इतने 27 से 2010 के बीच में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन मेडिसिन्स के लिए। नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं MCQ के ऊपर। 8th है, हु डिवेल्प्स द मैजिक बुलेट थ्योरी इन 1909। तो इसका आंसर मैं बता ही रहा था, सभी जान गए होंगे, पॉल एलिच होगा इसका आंसर। किसने बुलेट थ्योरी जो थी वो दी थी। हाँ, नीचे वाले को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मतलब फैक्ट्स पढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो पॉल एलिच थे, एक बार एक मेले में गए, फेयर में गए, और वहाँ उन्होंने देखा कि जो हिट करने वाली वो टारगेट्स, जो बुलेट्स रखी होती हैं और गन रखी होती है, तो उन्होंने देखा कि जैसे वो हिट हो रही हैं तो वो अपने टारगेट पर जा रही। तो उससे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जो बुलेट, मैजिक बुलेट्स वाला ये जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने निकाला कि कोई भी ड्रग है वो अपनी उसके ऊपर टारगेट के ऊपर जाके जो है वो बाइंड होगी, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होगी, ठीक है, और उस डिजीज़ को जो है ठीक करेगी, ठीक है। तो वो इन्होंने बताया था। तो नोबल लॉरेटेट Nobel laureate Paul Ehrlich conducted groundbreaking research on the body immune response and introduced the concept of magic bullet. 1908 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हिज वर्क ऑन इम्यूनिटी के ऊपर, जो उन्होंने वर्क किया था कि कोई भी ड्रग है वो अपने टारगेट्स के ऊपर ही जो जाके वो बाइंड होगी, ठीक है। तो उन्हें इसके लिए जो था वो नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। 1881 ही डिवेल्प्स न्यू यूरिन टेस्ट, ठीक है, न्यू यूरिन टेस्ट उन्होंने डेवलप किया दैट कुड डिस्टिंग्विश, जो कि डिफरेंस बता रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ टाइफाइड्स में फ्रॉम अदर काउज ऑफ डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सेल थ्योरी फर्स्ट डेवलप। सेल थ्योरी पहली बार कब डेवलप हुई थी? तो ये 1858 में जो थी वो डेवलप हुई थी। रुडोल्फ लुडविग कार्ल वर्चो जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी जिन्हें कहा जाता है, फाउंडर ऑफ सोशल मेडिसिन। विर्चो जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब की थी कुछ डिजीज़ जैसे ल्यूकेमिया, कॉर्डोमा, ये दो कैंसर हैं। ल्यूकेमिया ब्लड में होता है, कॉर्डोमा जो है वो स्पाइन में होता है, और ऑक्रोनसिस ऑक्रोनसिस एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। तो ऑक्रोनसिस जो है वो एक तरह की डिजीज़ ही होती है, हार्मफुल डिजीज़ होती है, और एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज वेन्स में। दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। थ्रोम्बोसिस मतलब एक तरह से, मतलब एक तरह से थक्का बन जाना ही, जिसको हम बोलते हैं ना कि क्लॉट हो जाना, क्लॉटिंग के कारण जो है वो ये ब्लॉकिंग होती है, ये नॉर्मली ब्लॉकिंग हो जाती है, ठीक है, एम्बोलिसिस। और अदर उन्होंने बायोलॉजिकल टर्म दी, न्यूरोगेलिया, एजेंसीज और पेरेन्काइमा, ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये भी उन्होंने दी। द सेल जो थे वो प्रपोज्ड किया था बाय थियोडर सचवान ने 1839 में। तो उन्होंने जब 1839 में जो किया था, तो फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा था कि सब चीज़ें जो है ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, और सेकंड पार्ट उन्होंने स्टेट किया कि सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। पहले उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें जो है वो सेल से बनी है, सेकंड में उन्होंने बताया कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, और फिर थर्ड पार्ट जो था वो किसने दिया था? रूडोल्फ बर्चो ने 1858 में, कि सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट है मल्टीपल, ठीक है। तो सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो आता है, ठीक है। और ये उन्होंने जो थे वो दी थी थर्ड पार्ट, पहला और सेकंड थियोडर सचवान ने दे दिया था 1839, फिर 1858 में उन्होंने दिया। व्हेन ही स्टेटेड ओमनिस
सेलुला ई सॉरी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम द सेल्स। नेक्स्ट है 10th है ये, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के फादर कौन हैं? J.R. प्रॉक्टर, महादेवा लाल श्रॉफ, क्लाउडी वर्नाड, ऑसवाल्ड। इन सब के बारे में पीछे बता चुका हूँ, वैसे भी इसके आंसर जो है वो महादेवा लाल श्रॉफ है। ठीक है, हाँ क्लाउडी वर्नाड कौन है? क्लाउडी वर्नाड जो थे वो उन्होंने जो था वो हाँ डाइजेशन में पैनक्रियाज का क्या रोल होता है उसके बारे में बताया था, ये मेरे को थोड़ा सा पता है। उसके बाद महादेवा लाल श्रॉफ, हाँ J.R. प्रॉक्टर जो है, महादेवा लाल श्रॉफ को इंडियन फार्मेसी एजुकेशन का फादर कहा जाता है। और विलियम प्रॉक्टर J.R. जो हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ फादर ऑफ अमेरिका अमेरिकन फार्मेसी। इसलिए इनको जो है इंडियन फार्मेसी का नहीं कहा जाए। जब भी अगर ऐसे अलग से पूछा जाए कि फादर ऑफ फार्मेसी, अगर तो आप बोल सकते हैं, लेकिन इंडियन फार्मेसी में इसको आप नहीं, इनको नहीं बोल सकते विलियम प्रॉक्टर J.R. को। ठीक है, ये प्रैक्टिशनर, एक्सपेरिमेंटर, एडिटर, एसोसिएशन लीडर और प्रोफेसर थे। उसके बाद ये जो महादेवा लाल श्रॉफ थे, इन्होंने बैचलर और मास्टर कोर्सेज़ को जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। फर्स्ट इंडियन जर्नल फार्मेसी जो थी इन्होंने एडिटेड की थी। और ये जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और इन्होंने जो थी वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन जो थी वो फॉर्म्ड की थी। हु इज़ फर्स्ट फार्मासिस्ट इन इंडिया? तो विष्णु पांडे मुखर्जी जो थे वो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे इंडिया के। ठीक है, विष्णु पांडे मुखर्जी। ऐसे मैंने क्वेश्चन ले लिए, कोई एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, तो यही थे एज के एमसीक्यूज़ 10-11। इन 10-11 को बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। सो अगर ज़्यादा जल्दी होगी, मतलब एग्ज़िट एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी इनको करना होगा। वैसे तो 1 साल का पूरा गोल रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और ये जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। बाकी अगर नहीं होंगे तो यूट्यूब छोड़ देंगे। मतलब जो वीडियोस होंगे वो वैसे रहेंगी, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू। प्लीज़ सपोर्टिंग मी, अगर सपोर्ट कर सकते हो गाइस तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।